नमस्कार साथियों हम देख रहे हैं आप जैसा कि सामान्य हिंदी परीक्षा प्लानर में हम ये यूथ कंपटीशन का एक बुक है। इसमें हम सामान्य हिंदी से संबंधित जितने भी आपकी विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे, और वो भी साथियों हम बिंदुवार चर्चा करेंगे कि जैसे जो भी हमारा सामान्य हिंदी का जो भी आपका बिंदु है उस पर हम क्रम से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा बिंदु रहेगा तैयारी के लिए, तो उसमें देखिए ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम, विराम चिन्ह, वर्तनी शुद्धि, फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग वचन काल वाच्य, कारक, परसर्ग, शब्द भंडार, फिर उपसर्ग प्रत्यय, और उसके बाद आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, युग्म शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि समास, वाक्य रचना, रस छंद अलंकार, और उसके बाद हम मुहावरे, लोकोक्तियाँ, हिंदी भाषा एवं साहित्य, हिंदी भाषा एवं बोलियाँ, अनुवाद, पत्रलेखन, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश के प्रश्नोत्तर और विविध। तो साथियों ये आपने देखा कि हम विषय सूची में ये सब आपका क्रम से पढ़ते चलेंगे और इन्हीं से संबंधित प्रश्नों को हम आपसे साझा करेंगे। तो देखिएगा आज का हमारा पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। ठीक है, ये आपका पहला आज का बिंदु है। और साथियों इसमें हम प्रश्नों को बारी से देखेंगे। देखिए हमारा सबसे पहले जो प्रश्न बनेगा वो क्या प्रश्न है वो देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहा जाता है, वर्ण, उच्चारण, पद या शब्द, बताइए। देखिए साथियों इनमें से अगर हम प्रश्न देख रहे हैं ना, ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहेगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई इन सभी बिंदुओं में देख रहे हैं, वर्ण है, उच्चारण, शब्द, पद। देखिए वर्ण क्या है, तो देखिए ये जो शब्द है और ये पद है, इसमें अंतर बस इतना ही है कि शब्द जो है वाक्यों में प्रयुक्त होता है तो उसको हम पद कहते हैं। ठीक है, शब्द वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। तो जो वर्ण इकाई है वही आपकी सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, आप जैसा यहाँ आंसर में देख रहे हैं, और देख लेते हैं। तो साथियों ये देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसको दो भागों में स्वर और व्यंजनों में बांटा गया है। 52 वर्ण होते हैं जिसमें स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या यहाँ 41 दी है। वैसे कहीं के देते हैं 33। ठीक है, कुछ अलग अलग वर्णों को इस प्रकार से बांट देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, शब्द, वर्ण, अर्थ या आपका मात्रा। माने कि भाषा की सार्थक, देखिए सार्थक माने होता है अर्थ सहित, जिसका अपना अर्थ हो। तो देखिए वर्ण का कोई अपना अर्थ नहीं होता, इसलिए शब्द, अर्थ, वर्ण, मात्रा, इसकी कोई अर्थ की बात नहीं है। ये भी अर्थ ही, यहाँ वर्ण का कोई अर्थ नहीं। तो शब्द एक ऐसी इकाई है सबसे छोटी जिसका अर्थ है। माने वाक्य की भी एक सार्थक इकाई है जो लेकिन शब्द से वृद्ध है। ठीक है, शब्दों का सार्थक समूह आपका वाक्य है, लेकिन जो वर्णों का सार्थक समूह है वह शब्द है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भाषा की मूल इकाई क्या है, अक्षर, ध्वनि, संकेत या वर्णमाला। देखिए बात आती है भाषा की मूल इकाई। ध्वनि आपकी भाषा की मूल इकाई है, कैसे है वो समझिएगा। जैसे जो ध्वनि है उसका लिखित रूप आपका क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, इसलिए मूल क्या हो गया, वर्ण की ध्वनि। तो ध्वनि आपकी मूल हो गई, क्योंकि ध्वनि आपकी इकाई तो है भाषा की, लेकिन जब तक वह लिखित रूप में नहीं है तब तक वह वर्ण नहीं हो सकती, इसलिए मूल इकाई आपकी ध्वनि हो जाएगी। देखिए लिखा है इसमें, वो पढ़ लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। ठीक है, बड़ी इकाई कह सकते हैं, और छोटी इकाई शब्द भी है। वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य होती है। उपवाक्य में छोटी इकाई पदबंध होती है, और पदबंध से भी छोटी इकाई जो है शब्द या पद होती है। ठीक है, पद से छोटी इकाई क्या कह सकते हैं, अक्षर कह सकते हैं। ठीक है, यह समझ लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न क्या बनेगा, अगला है वर्णों के कितने भेद हैं, 10,
7, 2 या 8। देखिए वर्णों के केवल 2 भेद हैं, आपका स्वर और व्यंजन। ठीक है, अगला देखिए हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 44, 33, 52 या 48। आपकी हिंदी भाषा की कुल वर्ण इकाइयाँ बताइए, तो आपको बताए थे हम 52 होती हैं। कितनी होती हैं? 52। ठीक है, आपकी देख लिए कौन कौन सी 52 हैं। आपका वर्ण 52 है, जिसमें स्वर आपके 11 हैं, का वर्ग में 5 हो गए, माने सभी वर्ग के मिलाकर ये कितने हो जाएंगे आपके? ये 25 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अंतस्थ में आपके यर अलावा आते हैं, ये 4 हैं। ऊष्म में आपके श, क्ष, स, ह आते हैं, ये 4 हैं। और आपके संयुक्त वर्ण जो हैं वो भी 4 हैं। तो कुल मिला के इन सबको जब हम करते हैं, अयोग भाग को 2 को जोड़ते हैं, 2 गुणित या ताड़नजात जो 2 वर्ण हैं इनको जोड़ते हैं, तो ये 4 मिला के ये कुल हमारे 52 हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लीजिए। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है, वर्ण समूह कहा जाता है, या वर्णमाला कहा जाता है? देखिए लिपिबद्ध अगर हम कोई समूह तैयार करते हैं, उसको आपका क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं। क्योंकि समूह की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक ध्वनि का अपना एक अपनी लिपि है, अपना लिखने का तरीका है, तो वह समूह के रूप में आपकी वर्णमाला कहलाएगी। देखिए हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि लिखित रूप में वर्ण कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, और वर्ण आपके 52 हैं। अब देखिए बात आती है स्वर वर्ण परिभाषा वेदम संख्या। कौन स्वर नहीं है? देखिए आ स्वर है, ऊ स्वर है, ए स्वर है, बा आपका व्यंजन है। ठीक है, तो इसमें कोई कठिन बात नहीं है। तो इसको अगला देखते हैं। देखिए अगला आपका प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। अगला प्रश्न है इनमें से री क्या है? देखिए री भी आपका एक स्वर है। री भी आपका क्या है? स्वर है। आ ई ऊ के अलावा जो अपना स्वर है वो री है। ठीक है, देखिए हिंदी में आपके 11 स्वर हैं, जिसमें आपके ह्रस्व आपके कितने हैं? 4 हैं, और दीर्घ आपके कितने हैं? आपके 7 हैं। तो ये 4 हैं और ये 7 हैं, तो कुल मिला के आपके 11 हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा का उपयोग हुआ है वृष्टि, रिपु, क्रिया या वर्षा। तो देखो री ये है, री ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। तो ठीक है, ये जो होता है ये री की मात्रा है, तो इसको आप याद रखिए, वृष्टि में री ये है। सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाई व्यंजन जो वर्ण होता है वो व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से आपका उच्चारित नहीं हो सकता। क्योंकि याद रखिएगा जो स्वर है वो स्वतंत्र आपका उच्चारित होता है, लेकिन व्यंजन स्वर की मदद से उच्चारित होता है। तो जो उच्चारण में सहायक है व्यंजन के, उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, यह कोई कठिन बात नहीं है, आप लोग आसानी से इसको समझ गए होंगे। देखिए अगला है स्वरों की संख्या कितनी है? मैं आपको बता दिया हूँ 11 है। ठीक है, जिसमें आपका ये आपके सजातीय स्वर कहलाते हैं। ठीक है, आ ये सजातीय हो गए, ई ये सजातीय हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से, अनुस्वार की सहायता से, अनुनासिक की सहायता से, बिना किसी की सहायता से। यही सही है, डी। बिना माने स्वतंत्र होते हैं उच्चारित। ये स्वर स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, लेकिन व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की मदद से उच्चारित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। स्वर किसका भेद है? संधि का, समास का, लिंग का? कैसी बात कर रहे हैं ये लोग? देखिए वर्ण का ही है। ठीक है, वर्ण 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। ठीक है, कुछ अयोगवा भी होते हैं, इस प्रकार के कई हम लोग प्रकार ढूंढ लेते हैं। स्वर व्यंजन वैसे मुख्य रूप से हैं। देखिए 2 प्रकार हैं स्वर व्यंजन। ठीक है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बाधा से हो उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला मात्रा के आधार पर हम देखेंगे अब स्वर। मात्रा के आधार पर हम देखेंगे स्वर। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, मात्रा के आधार पर एक स्वर। कितने प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर स्वर? तो आप बताइएगा। देखिए मात्रा के आधार पर आपके स्वर अगर हम देखे जाते हैं तो 3 प्रकार से हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार से हो जाते हैं। देखिए हम ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को समझते हैं।
जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व, माने अ ई उ री। और दीर्घ माने जिन्हें उच्चारित करने में दो मात्रा का समय लगे। कहें एक मात्रा काल कितना मानेंगे आप, तो एक मात्रा काल अंदाजन हम कह सकते हैं कि एक बार कोई भी सामान्य रूप से मनुष्य पलक झपकाने में जितना समय लेता है उसको एक मात्रा काल कहा जाता है। दो मात्रा काल उतना ही आप दुगना कर दीजिए, प्लुत में आप तिगुना कर दीजिए, ठीक है। प्लुत में कितना कर देंगे, तिगुना। तो इसी तरीके से प्लुत को आप तीन इकाई के रूप में यहाँ लिखते हैं, माने ह्रस्व से जिसको उच्चारित करने में तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहा जाता है, ठीक है। विशेष समझिएगा। मात्रा के आधार पर स्वर के तीन भेद हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के पूछे जाने पर दो ही उत्तर होगा, ह्रस्व या दीर्घ। आप कह सकते हैं प्लुत कहाँ है, तो प्लुत आपका मूल भाषा आपकी संस्कृत जो है उसमें आपको प्लुत का भी रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं। किसके प्रकार है भाई, स्वर के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं, स्वर के प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। अब देखिए ई ए ओ औ, यही हमको वैसे सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं। यहाँ री आपका ह्रस्व है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ आ आपका ह्रस्व है, ये गलत हो गया। यहाँ पे भी आ और ई है, देखो ह्रस्व, ये पहला आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, चार होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, चार। कौन कौन सा, आ और ई और उ और री, ठीक है, ये आपके चार होते हैं। अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है उनको कहते हैं प्लुत स्वर, गुरु स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर। देखिए दुगना समय लगे उसे गुरु कहते हैं। दुगना समय लगे जिन स्वरोच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे गुरु स्वर कहते हैं, ठीक है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरु या दीर्घ स्वर भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न बनेगा, निम्न में कौन सा दीर्घ स्वर है। आ उ ए ओ, ठीक है, आ उ ए ओ। अब देखिए इसमें आ आपका क्या है, दीर्घ स्वर है। उ ह्रस्व है। ए और ओ ये आपके कैसे हैं, संयुक्त स्वर हैं। कैसे हैं, संयुक्त स्वर। देखिए ए आपका आ और ई का योग है और ओ आपका आ और उ का योग है, इसलिए इनको संयुक्त स्वर में रखा गया है। देख लीजिए इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ए संयुक्त है, आई भी संयुक्त है, उ संयुक्त नहीं है और ओ संयुक्त है। माने उ की बात आपकी हो जाएगी, उ आपका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरीके से ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी समय अधिक लगता है, तो प्लुत में कितना, ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, ठीक है। ह्रस्व के उच्चारण से तिगुना समय लगता है। अगला देखिए, प्लुत स्वर कौन सा है, इसमें बताइए। प्लुत स्वर कौन सा है, ओम। प्लुत स्वर कौन सा है, ओम, बी। इसमें देखिए इस प्रकार से आपने कहीं कहीं लिखा देखा होगा तीन इकाई के रूप में, ठीक है, यही आपका प्लुत स्वर है। अगला देखिए, संधि संयोग के आधार पर स्वर। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर कहा जाता है। देखिए आ आपका दीर्घ स्वर है, उ दीर्घ स्वर है, ई दीर्घ स्वर है, आई आपका संयुक्त स्वर है। आई जो है, आई ये आपका किस किस का योग है, ये आपका किस किस का योग है, आ और ए का योग है। आ और ए का योग है, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है आ और ई का योग ए है और आ और ए का योग आई है। आ और उ का योग ओ है, आ और ओ का योग औ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए आ दीर्घ स्वर है, ई दीर्घ स्वर है, उ दीर्घ स्वर है, ये आपका संयुक्त स्वर है। ओ कैसा स्वर है, संयुक्त स्वर है। आपको मैं सारा कुछ ये पहले ही बता दिया हूँ, ठीक है। प्रश्न देख लेते हैं, मुख विवर्ग के खुलने के आधार पर स्वर कितने हैं। स्वर कौन से, समृद्ध स्वर। देखिए समृद्ध स्वर आपका कौन सा स्वर है वो आप समझिए, ओ ई औ या आ। देखिए समृद्ध स्वर आपका याद रखिएगा कौन सा होता है, समृद्ध स्वर। जो समृद्ध स्वर हैं
आपके कौन कौन से हैं? ई ऊ, ठीक है, ये आपके हैं समृत स्वर। देखिए इसमें ई आपका समृत हो गया, ओ औ आ ये आपके समृत नहीं है। समृत स्वर ऊंचा स्वर ऐसी स्वर ध्वनि जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जिब्या के मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और ताल से समीप रखा जाता है। ई एक समृत स्वर है, ठीक है, ई एक कैसा स्वर है? समृत स्वर है। और आ आपका विवृत है, और अर्धविवृत में छोटा आ आता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? याद रखें, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, जीव के में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्र, पश्च और मध्य। विवृत नहीं आएगा। विवृत आपका खुला के आधार पर, मुंह के विवर होने के आधार पर आपका एक भेद होता है, ठीक है, विवर। लेकिन अग्र, पश्च, मध्य ये आपकी जिह्वा के आधार पर भेद होते हैं, याद रखिएगा। देखिए यहाँ लिखाई है कि जिह्वा के आधार पर जो हैं भेद वो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर हैं, और मुख द्वार या मुख विवर के अनुसार हैं वो विवृत, अर्धविवृत, अर्धसमृत और समृत हैं, ठीक है। चलिए अर्धविवृत स्वर हैं, अर्धविवृत उ, ए, आ या ए। अर्धविवृत में कौन सा आएगा? आई अर्धविवृत स्वर है। आई आपका कैसा है? अर्धविवृत स्वर है। अब देख लीजिए यहाँ पे आप विवृत, अर्धविवृत, और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है आ, ये विवृत है। अर्धविवृत में अ, आई, औ और ओ। अर्धसमृत में कौन कौन से आ जाएंगे? ए और ओ। समृत में ई, उ ये आते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अगला देखिए, उच्चारण के या उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य माने आप समझिए, देखिए मूर्धन्य आपका जो है वो री, रा, टा वर्ग पूरा, ठीक है, और ये मूर्धन्य शा। तो ये देखिए टा वर्ग के कौन कौन से वर्ण हैं? ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो डा और ढा ये टा वर्ग के हैं, इसलिए ये मूर्धन्य में आएंगे, ठीक है। आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? का, देखिए का वर्ग का उच्चारण स्थान जो है अकुह विसर्जन या नाम कंठा, तो कंठ है। कौन सा है? कंठ है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अब देखिए ये सारे कुछ दिए हैं वो देख लीजिए, ठीक है। कंठ में ये आते हैं का, खा, गा, घा, घा, तालु, चा, छा, जा, जा, या, मूर्धा, टा, ठा, डा, 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 दंत में ता, था, दा, धा, ना, ओष्ठ में पा, फा, बा, भा, मा, अंतस्थ व्यंजन या अलावा शा, ऊष्म व्यंजन सा, शा, सा, हा। ये अलावा कैसे हो जाते हैं? आपके अंतहस्थ हैं, अभी आपको बताए हैं, ठीक है। अंतहस्थ, ऊष्म, दंत में आपका ता वर्ग आएगा, तालव्य में चा वर्ग या शा आएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? री, ठीक है, टा, ठा और शा, यही बताया था मैंने इससे पहले, ठीक है, यही मूर्धा, बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब ये चार वर्ण हैं, इसमें देखिए री, शा, टा वर्ण मूर्धा में है, शा, हा, चा, छा तालु में, सा, ता, था, द दंत में है, आ, का, खा, गा कंठ में है, ठीक है, याद रखेंगे। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग का इस उच्चारण स्थान कंठ होता है। अकुह विसर्ग, विसर्जनीय माने विसर्ग, ठीक है। विसर्ग आपका आता है कंठ में, किस में आता है? विसर्ग आपका होता है कंठ में। देखो कौन कौन से कंठ में है वो आपके यहाँ लिखे ही हैं, कौन कौन से कंठ में है वो आपके यहाँ लिखे ही हैं, ठीक है। अ, का वर्ग, हा विसर्ग, ठीक है, कंठ में है। उ, पा वर्ग ओष्ठ में है। ई, चा वर्ग था तालव्य में है। स्पर्शी व्यंजन के पंचम वर्ण और अनुस्वार ये आपके क्या हैं? अनुनासिक हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालव्य? चा, छा, जा, झा, देखिए ये सब आपके तालव्य हैं, ठीक है। चा वर्ग तालव्य में आता है, का कंठ में आता है, किस में आता है? कंठ वर्ग में, कंठ, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है, कंठोष्ठ्य दीर्घ स्वर वर्ण का उच्चारण कौन सा है? कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, आ और उ, आ और उ,
ठीक है, मिलकर क्या बनेगा आपका कंठोष्ठ। ओ और औ होते हैं ना, तो याद रखिएगा औ हो जाएगा। कंठोष्ठ कौन सा होता है? औ। ये कंठोष्ठ है, कंठ तालव्य ए आई है, और कंठोष्ठ माने ओ औ है। अगला देखिए कंठ तालव्य। कंठ तालव्य स्वरवर्ण उदाहरण देखिए, कंठ तालव्य में ए आएगा, ठीक है, कंठ तालव्य में क्या आएगा? ए आएगा। कंठ तालव्य माने आ और ई का योग जो है किस में आएगा? कंठ तालव्य में। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? म, ब, उ और आ नहीं है। देखिए पा वर्ग के हैं ये, तो ये तो ओष्ठ हो गए। उ भी आपका उ और उ भी ओष्ठ है, तो आ नहीं है, ठीक है। ये किस में आता है? ये किस में आता है? कंठ में, ठीक है। ओष्ठ नहीं है, ये कंठ ध्वनि है। अगला देख लीजिए, अगला क्या है? निम्न में से कंठवर्ण कौन सा है? कंठवर्ण कौन सा है? देखिए आ कंठवर्ण है, ई तालव्य है, ई तालव्य है, उ ओष्ठ है, ठीक है। अगला देखिए ई च छ ज झ य उच्चारण स्थान क्या है? देखिए ई और चा वर्ण ये तालव्य में आते हैं। चा वर्ग के वर्ण जितने हैं ये सभी तालव्य में आते हैं, ठीक है। और देखिए माने आ और आ पूरा का वर्ग कंठ में, मूर्धन में री और टा वर्ग, ओष्ठ में ऊ और पा वर्ग, तालव्य में ई और पूरा चा वर्ग, ये किस में आते हैं? इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? तो जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार से अभी बताई है, ठीक है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर, तो 3 प्रकार से भेद दिए हैं। अब देख लीजिए कौन कौन से हैं। अग्र में आपका ई ए आता है, मध्य स्वर में आपका आता है अ, और पश्य स्वर में आपके जो शेष रह जाते हैं आ उ ओ और औ, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपके अग्र, मध्य और पश्य स्वर हैं। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो आ ई उ, देखिए ये ओष्ठ है, आ कंठ है, ये भी आ कंठ है, ये आपका तालव्य है, याद रखिएगा। इसी तरीके से आपको बताया गया है। कंठ तालु में आपका ए आई है, कंठोष्ठ में आपका ओ औ है, ठीक है। अगला प्रश्न है कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ माने आ और तालव्य माने ई, आ और ई, ठीक है। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य में कौन कौन से आ जाते हैं? इनका योग आ और ई का क्या होगा? ए और आई, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? आ और ई मिलकर क्या बनेगा? ए बनेगा और आई बनेगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ, ये आपके ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? आपके कंठोष्ठ वर्ण हैं, क्योंकि आ और उ का योग ओ है, आ और ओ का योग क्या है? औ है, तो ये हो जाएंगे कंठोष्ठ वर्ण, ठीक है साथियों। तो अनुनासिकता के आधार पर जो स्वर हैं उनकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही क्लास रहने देते हैं। हमने 43 आपके प्रश्न साझा किए और आगे के प्रश्न अगले वीडियो में साझा करेंगे। तो साथियों ये हमारा जो सेशन है ये अनवरत चलेगा। तो यह आपके वनडे एग्जाम से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, कोई भी परीक्षा ले लीजिए, उन सब के लिए हिंदी संबंधित जहाँ से भी प्रश्न बनेगा वो आपका यहाँ साझा होगा। मैं आपको लगभग 23,000 प्रश्न आपके हिंदी से इसी पुस्तक से कराऊँगा। तो ये आप लोग तैयार रहें और हमेशा साथियों लगे रहें, पढ़ते रहें, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी।